हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रेमेटी आईएएस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 14 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। हम आपके पास डेली एक करंट अफेयर्स का वीडियो लाएंगे जो कि एक सीरीज की तरह होगा और ये बेसिकली आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले दूसरे एग्जाम्स जैसे कि सीएपीएफ, सीडीएस, ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं हूं कोमल खत्री, मुझे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है यूपीएससी फील्ड में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे मिशन अमृत सरोवर के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कि इस मिशन के अंतर्गत अभी तक 68,000 पॉन्ड्स को क्रिएट किया जा चुका है, रिजुविनेट किया जा चुका है। इस मिशन के अंदर बात करते हैं कि ये मिशन अप्रैल 2022 में हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और इसके अंदर ये प्रावधान है बेसिकली कि देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट और रिजुविनेट किया जाएगा। इसमें टोटल पूरे देश में 50,000 पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन या रिजुविनेशन का काम शामिल है। इससे क्या होगा बेसिकली कि हमारे देश के जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव क्षेत्र है, वहां पानी की जो भी दिक्कतें होती है उनसे निजात पाने में मदद मिलेगी। हर एक अमृत सरोवर का एरिया जो है वो एटलीस्ट 1 एकड़ होना चाहिए और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एटलीस्ट 10,000 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। अमृत सरोवर की जो साइट है, जिस जगह पे अमृत सरोवर बनाया जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? ग्राम सभा। और ग्राम सभा द्वारा ही एक पंचायत प्रतिनिधि भी बनाया जाएगा जो कि इस पूरे डेवलपमेंट वर्क को सुपरवाइज करेगा। मिशन अमृत सरोवर बेसिकली वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करता है, साथ ही साथ पीपल्स पार्टिसिपेशन यानी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी बराबर से योगदान बना रहे, उनकी भी राय ली जाए, उनसे भी राय मशवरा किया जाए। साथ ही साथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल एक्सकेवेटेड फ्रॉम वाटर बॉडीज टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे जो मिट्टी बाहर निकली है खुदाई में, उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा सके। यहाँ पे बेसिकली होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का यूज किया गया है और यहाँ पे बहुत सी मिनिस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन लिया जा रहा है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिशन अमृत सरोवर के लिए कोई भी स्पेशल फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं किया गया है, कोई भी स्पेशल फंड्स नहीं दिया गए हैं और बिसागन यानी कि भारस्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स को एज अ टेक्निकल पार्टनर यहाँ पे रखा गया है और बिसागन ने ही अमृत सरोवर पोर्टल और मोबाइल ऐप को डेवलप किया है, जिससे कि इस मिशन के अंतर्गत जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रही है, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, उसको अच्छे से मॉनिटर किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन किया है, जिससे क्या होगा बेसिकली इस रेलवे लाइन से मिजोरम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है उसको बाकी के पूरे कंट्री से रेलवे के द्वारा लिंक किया जाएगा। इस रेल लाइन का नाम है बैराबी सारंग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। टोटल 8,070 करोड़ की लागत से ये रेलवे लाइन बनाई गई है और ये मिजोरम की पहली रेल लाइन है। तो अब बात करते हैं इस रेल लाइन के बारे में। टोटल 38 किलोमीटर इसकी लेंथ है और बैराबी जो कि असम बॉर्डर के पास है, वहां से लेकर सैरान जो कि आइजोल के पास है, ये जाती है। इंडियन रेलवेज विजन 2020 में इस रेल लाइन को सैंक्शन किया गया था। बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस रेल लाइन के? सबसे पहला है प्रोवाइड डायरेक्ट रेल एक्सेस टू आइजोल, आइजोल को डायरेक्ट रेल एक्सेस देना जिससे कि ट्रैवल टाइम कम हो सके, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सके। साथ ही साथ इम्प्रूव फ्रीट कनेक्टिविटी फॉर एसेंशियल गुड्स, बूस्टिंग ट्रेड एंड रीजनल इंटीग्रेशन। आइजोल तक जो भी ट्रेड हो रहा है वो अच्छे से किया जा सके, एसेंशियल गुड्स वहां तक पहुंचाए जा सके, रीजनल इंटीग्रेशन हो सके। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी कि टोन प्रोग्राम में मिजोरम की जो सोशियो इकोनॉमिक डिमांड्स हैं उसको भी ये रेलवे लाइन फुलफिल करेगी। ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग मॉडल है और इसमें टोटल 48 टनल्स बनाई गई हैं।
55 मेजर और 87 माइनर ब्रिजेस बनाई गई हैं इसमें। और आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रिज नंबर 196 जो है वो कुतुब मीनार से भी 42 मीटर लंबी है ना, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और पैसेंजर ट्रेन विथ 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड इस रेलवे लाइन पे ट्रैवल कर सकती हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन से इस पर्टिकुलर रीजन में ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मूवमेंट हो पाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी मूवमेंट हो पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी अगर कभी होती है तो हमें बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। हेल्थ केयर को भी इम्प्रूव किया जाएगा इस एरिया में, और एजुकेशन जो प्रोवाइड की जानी है उसमें भी बहुत मदद मिलने वाली है। बेसिकली ये 5 स्टेशन को कवर करती है, बैराबी, हरतोकी, कानपुई, मोअलखांग एंड साइरांग। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल एक्शन। अगर कोई क्रिमिनल एक्शन कर रहा है तो वहां पे डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होती है। अगर कोई ड्राइवर है वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है, जिससे कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो ड्राइवर सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी के तहत लायबल होगा, भले ही विक्टिम की तरफ से भी कुछ हद तक नेग्लिजेंस हो तो भी। इस डॉक्ट्रिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या कहती है कि बेसिकली हर एक इंडिविजुअल को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सेफ्टी के लिए, उनके वेलबींग के लिए उनको क्या क्या रीजनेबल मेजर्स लेने हैं। ये उस इंडिविजुअल की खुद की जिम्मेदारी है। और अगर वो अपनी लापरवाही और साथ ही में किसी दूसरे की भी गलती की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है उनको, या कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो जिसको चोट लगी है उसको भी उसकी लापरवाही के लिए कुछ हद तक पार्शली जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई उनको चोट लगी है तो उनको बिल्कुल भी गलत ना माना जाए, उनको भी माना जाएगा कि हाँ उनका भी इस नेग्लिजेंस में छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। Doctrine of contributory negligence is based on principles of voluntary non-fit injuria। इसका मतलब है कि जो इंजरी हुई है, जो चोट लगी है, वो वॉलेंटरीली लगी है, और जिसने चोट लगाई है वो ही पूरी तरह से लायबल नहीं है, उसका ही दायित्व नहीं है, क्योंकि जिसके चोट लगी है उसकी भी कुछ गलती थी। इंडिया में इसके लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, कोई पर्टिकुलर कोड नहीं है, और हमारे जो न्यायालय हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि फेयरनेस और इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे ही अपना जस्टिस देते हैं। इंडिया में बेसिकली कंपैरेटिव नेग्लिजेंस के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि डैमेजेस आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव फॉल्ट ऑफ ईच पार्टी इन्वॉल्व। तो यहाँ पे जिसका जितना फॉल्ट था उसी बेसिस पे जजमेंट दिया जाता है कि किसको कितनी सजा या जुर्माना होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज परपेचुअल बॉन्ड्स। Indian Renewable Energy Development Agency has raised rupees 453 crore at 7.7 per annum through second issue of perpetual bonds। तो इसके लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेचुअल बॉन्ड्स के बारे में समझते हैं। ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है विथ नो मैच्योरिटी डेट। यहाँ पे जो इशूअर है इन बॉन्ड्स का, उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि उसे प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना है। इन बॉन्ड्स को पर्प्स और कंसोल बॉन्ड्स भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसको वापस प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, बट अगर इशूअर वांट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द बॉन्ड, इफ द इशूअर ऑप्ट्स टू कॉल द बॉन्ड, देन द इन्वेस्टर कैन रिसीव द प्रिंसिपल अमाउंट बैक। तो ये चीज ध्यान रखनी है। बट रिसेंटली क्या हो रहा है, जो आजकल परपेचुअल बॉन्ड्स हैं उसमें 5 to 10 इयर्स की लिमिट होती है, जिसके बाद इशूअर क्या करते हैं कि उससे ऑप्ट आउट हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स को वापस से अपना प्रिंसिपल मिल जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली क्योंकि ऐसा रिस्क है कि वो प्रिंसिपल शायद वापस ना मिले या कब मिले, इसके लिए इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये चीज आपकी ध्यान रखनी है। और इसमें ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये इंटरेस्ट रेट
में जो चेंजेस हैं उसके प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिससे कि मार्केट प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडफॉल्सीवैक्स वैक्सीन। रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इस वैक्सीन के लिए नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए गए हैं। तो इस वैक्सीन के बारे में जानते हैं। ये बेसिकली इंडिया की पहली मल्टी स्टेज मलेरिया रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, जो कि रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर के द्वारा डेवलप की गई है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसे बनाया गया है, और ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ये डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये वैक्सीन क्या करेगी, बेसिकली इस पैरासाइट को ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने से पहले ही प्रिवेंट कर देगी, और ये क्या करती है, लैक्टोकोकस लैक्टिस का उपयोग करती है। लैक्टोकोकस लैक्टिस क्या है, बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड ग्रेड बैक्टीरियल होस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ये भी ध्यान रखना है, ये ड्यूअल एंटीजन अप्रोच का यूज करती है, जिससे कि मॉस्किटोज का प्रिवेंशन इंडिविजुअल ह्यूमंस में भी कंट्रोल हो सके और कम्युनिटी ट्रांसमिशन में भी कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कारबोरो शोल। रिसेंटली चाइना ने कुछ टाइम पहले ये अनाउंसमेंट किया था कि वो स्कारबोरो शोल में एक नेचर रिजर्व बनाएंगे। तो इसके लिए फिलीपींस ने बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। आप स्कारबोरो शोल की जो लोकेशन है अपनी एटलस में जरूर मार्क कीजिएगा। यहाँ पे आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं, साउथ चाइना सी में है। तो इस शोल के बारे में जानते हैं। ये एक डिस्प्यूटेड अटॉल है इन द साउथ चाइना सी, और इस पे चाइना और फिलीपींस दोनों ही क्लेम करते हैं कि ये उनकी टेरिटरी का पार्ट है। फिलीपींस के ल्यूजन आइलैंड से ये 220 किलोमीटर वेस्ट की तरफ लोकेटेड है, और यहाँ पे आपको मरीन लाइफ के बहुत ही रिच सोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे शेलफिश, सी ककम्बर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज लंगखुन फेस्टिवल। रिसेंटली असम के कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में तीवा ट्राइब्समैन ने लंगखुन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली एक सोशियो रिलीजियस इवेंट है तीवा कम्युनिटी का, जो कि असम में रहते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली अच्छी फसल यानी रबी क्रॉप सीजन में जो फसल होने वाली है वो अच्छी हो, उसके लिए प्रे करते हैं, गॉड्स को ऑफरिंग्स देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और इस फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं म्यूजिक और डांस के साथ। तीवा ट्राइब के बारे में जानते हैं। ये जो तीवा पीपल हैं ये बेसिकली असम और मेघालय स्टेट्स में रहते हैं, और 2 प्रकार के तीवा पीपल होते हैं, हिल तीवास एंड प्लेन तीवास। हिल तीवास मेजरली लिव इन कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड इन मेघालय, और वो टिबेटो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। बट प्लेन तीवास जनरली लिव इन द सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली एंड दे मेजरली स्पीक असमीज लैंग्वेज। यहाँ पे ये लोग जो है मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ सोसाइटी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। रिसेंटली नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने एपेटा के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है, जो कि ये एम करता है कि इंडिया का जो कोऑपरेटिव लेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट किया जा सके, एलिवेट किया जा सके। तो यहाँ पे बात करते हैं नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में। इसकी जो स्थापना है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा की गई थी अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट 2002 के अंतर्गत। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। यहाँ पे सभी तरह के कामों में ये मदद करता है जो कि एक्सपोर्ट्स में जरूरी है, जैसे कि प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग। तो सभी चीजों में, साथ ही साथ फाइनेंस अरेंज करने में, गाइडेंस प्रोवाइड करने में, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट इज पलास कैट। रिसेंटली हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एक वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्ट हुआ, वहां पे एक फोटोग्राफिक एविडेंस मिला है इस कैट के प्रेजेंट होने का। फोटोग्राफिक एविडेंस यानी कोई फोटो खींची होगी उसमें ये कैट पाई गई, तो ये एज एन एविडेंस माना जा रहा है कि हमारे देश में भी ये कैट पाई जा रही है। ये बेसिकली एक बहुत ही छोटी सी जंगली बिल्ली होती है, स्मॉल वाइल्ड कैट, एंड ये कोल्ड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में ही अडेप्टेड होती है। सेंट्रल एशिया में मेजरली पाई जाती है, और साथ ही साथ ईरान, मंगोलिया, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में भी पाई जाती है।
रॉकी माउंटेन ग्रासलैंड्स और श्रबलैंड्स में ये पाई जाती है। और जो नॉर्मली बिल्ली होती है उसी के साइज की होती है, बट इसके जो फर होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, जो इसका कोट है वो थोड़ा घना होता है और इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पेल सिल्वरी ग्रे और लाइट ब्राउन। ठीक है, और इसका जो हेड है वो ब्रॉड होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न एंड साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में ये रखा गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर, क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में भी टॉप किया है एयर पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए। तो इस सर्वेक्षण के बारे में जानते हैं। ये सर्वे हर साल कंडक्ट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये किस प्रोग्राम के अंडर कंडक्ट किया जाता है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि 130 सिटीज का हर साल निरीक्षण किया जाता है और उनके बीच में हेल्थी कंपटीशन की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। हेल्थी कंपटीशन किसके लिए? उनकी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं इस सर्वे में? रोड डस्ट मिटिगेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, vehicular and industrial emission control, C&D waste handling, public awareness and improvements in particulate matter levels। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इंदौर ने टॉप किया है इस सर्वे में कौन सी कैटेगरी में? उन सिटीज की कैटेगरी में जिनकी पॉपुलेशन मिलियन प्लस है, यानी कि जिन सिटीज की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है उसमें फर्स्ट रैंक आया इंदौर का, सेकंड रैंक आया जबलपुर का और थर्ड रैंक है आगरा और सूरत का। नेक्स्ट कैटेगरी ऐसी सिटीज की थी जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख के बीच में है। तो इस कैटेगरी में टॉप किया अमरावती ने और सेकंड रैंक है झांसी एंड मुरादाबाद का, जॉइंट सेकंड रैंक है, और थर्ड रैंक है अलवर का। नेक्स्ट टॉपिक, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC ने रिसेंटली 2 मेजर इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। कौन कौन से 2 मेजर इनिशिएटिव्स? स्प्री 2025 एंड एमनेस्टी स्कीम 2025। सबसे पहले एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में जानते हैं। ये बेसिकली एक स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948, ध्यान रखिएगा ये। और ESI जो प्लान्स होते हैं, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस जो प्लान्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये फंक्शन करता है और ये देखता है कि जो भी वर्कर पॉपुलेशन है या लेबर पॉपुलेशन, उनका सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। सबसे पहले स्प्री 2025 इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये स्कीम कब तक ऑपरेशनल रहेगी? 31 दिसंबर 2025 तक। एंड इस स्कीम में क्या होगा? इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयज हु आर नॉट येट एसोसिएटेड विद ESIC कैन रजिस्टर थ्रू ESIC पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल, कंपनी अफेयर्स पोर्टल विदाउट डिमांड ऑफ ओल्ड ड्यूज। यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयज ने अभी तक ESIC के साथ एसोसिएट नहीं किया है, वो इन सब पोर्टल्स पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं विदाउट पेइंग एनी ओल्ड ड्यूज। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रख। और यहाँ पे जो स्कीम का फोकस है वो है वॉलंटरी कंप्लायंस, वॉलंटरीली लोग ज्वाइन करें और यहाँ पे कोई प्यूनिटिव मेजर्स नहीं है। यानी कि इट सीक्स टू रिड्यूस लिटिगेशन, encourage formal registration and foster a climate of mutual trust and cooperation between employers and employees। तो ये ध्यान रखना है, it is not compulsory, there are no punitive measures, but it is on voluntary compliance। Next is Amnesty Scheme 2025. This will be in effect from 1st October 2025 to 30th September 2026। तो एक साल के लिए ये स्कीम इफेक्ट में होगी और ये बेसिकली एक वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव है जिससे कि ESI एक्ट के अंदर जो भी डैमेजेस, इंटरेस्ट, कवरेज वगैरह के इश्यूज हैं उन सबको सेटल किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज जेपैड। रिसेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस के कॉन्टिंजेंट ने रशिया जाने के लिए लीव कर दिया है टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज, इसलिए ये न्यूज में है। ये एक्सरसाइज एक मल्टीलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया के 65 पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम
आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और इसमें बेसिकली क्या फोकस होगा, तो इट इज एम्ड एट एनहांसिंग मिलिट्री कोऑपरेशन, improving interoperability and providing a platform for participating armies to exchange tactics, techniques, procedures and domains of conventional warfare and counter terrorism operations। यानी कि दोनों ही देश की जो सेनाएं हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा, इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा कि कभी ऐसा हो कि कोई जॉइंट ऑपरेशन में उनको साथ में वर्क करना पड़े तो उनके बीच में सामंजस्य बनाया हुआ हो। ऑलरेडी उनके बीच में टेक्निक्स शेयर होंगे, टैक्टिक्स शेयर होंगी, प्रोसीजर्स शेयर होंगी। जॉइंट प्लानिंग पे फोकस किया जाएगा, टैक्टिकल ड्रिल्स पे फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ स्पेशल आर्म स्किल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी दोनों ही देश के आर्मी पर्सनल और दूसरे जो फोर्सेस के पर्सनल हैं उनको। नेक्स्ट इज इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इसे शॉर्ट में आईडेक्स भी कहते हैं। तो बेसिकली रिसेंटली आईडेक्स ने क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है विद एचसी इंडिया लिमिटेड टू फॉस्टर डेवलपमेंट ऑफ ड्यूअल यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। इसमें इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स के बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए। तो ये बेसिकली एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, 2018 में ये लॉन्च हुआ था। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर है हमारे देश का, उसमें एक इनोवेशन इकोसिस्टम को कल्टीवेट करने का काम किया जाए, जिससे कि नए नए स्टार्टअप जो हैं, अलग अलग एमएसएमईज, एकेडमिया, सबके साथ कोलैबोरेट किया जाए और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसको फंड और मैनेज किया जाता है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि R&D पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में। और प्रेजेंटली 650 स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं। कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो कि यूपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन 2022 का आप देख सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। In India, which of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments and layoffs in factories employing workers? तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। Next question, with reference to the casual workers employed in India, consider the following statements. All casual workers are entitled to employees provident fund coverage. Second, all casual workers are entitled to regular working hours and overtime payment. Third, the government can by notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑफ इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIBs. Second statement, IIBs provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. And third statement, the interest received as well as capital gains on IIBs are not taxable. इन तीनों स्टेटमेंट से भी कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं आपके लिए नियर फ्यूचर में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।